हेलो गाइस, हम एडवोकेट दिशांत फ्रॉम दिशांत लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका ऑर्डर्स करेंगे सीपीसी के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल से हमारे ऑर्डर शुरू हो रहे हैं। तो ऑर्डर वन पहला है, सेवरल पर्सन। ऑर्डर वन पहले क्या बात करता है? पार्टीज टू द सूट। कौन कौन सी पार्टी सूट केस कर सकती है? तो सेवरल पर्सन कैन बी ज्वाइंट एज अ प्लेंटिफ इन केस, मतलब सेवरल पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं एज अ प्लेंटिफ, यानी कि प्लेंटिफ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या कब होंगे? वेयर द राइट अराइजिंग, कब होगा? वेयर द राइट अराइजेज आउट of the same act in the favor of such where any common question of law is involved, यानी कि राइट उन सब का, जैसे मान लो ये पांच लोग हैं, उन पांच का केस एक साथ है और उनके राइट जो है वो इन्फ्रिंज एक साथ हो रहा है। ठीक है, और डिफेंडेंट भी उनके सेम है तो हो सकता है। ठीक है, एंड दूसरा है वेयर द कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, और कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्व, तो यानी कि ए एंड बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? सी। अगला क्वेश्चन है, इन अ सूट फॉर पोजेशन बाय द लैंडलॉर्ड अगेंस्ट हिज टेनेंट, अ सब टेनेंट इज अ, अगर मान लीजिए एक सूट फॉर पोजेशन फाइल करना है लैंडलॉर्ड के थ्रू, ठीक है, अगेंस्ट हिज टेनेंट, अपने किराएदार के खिलाफ। अ सब टेनेंट इज अ, सब टेनेंट क्या होगा उसमें? सब टेनेंट उसमें होगा प्रॉपर प्रॉपर्टी, प्रॉपर पार्टी होगा। ठीक है, तो आंसर पी है इसका। ठीक है, अगला, विच प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड दैट वन पर्सन मे सू और डिफेंड ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट, यानी कि आपका कौन सा वो पर्सन होता है जो उनके ब्याह पे कर सकता है? तो देखिए इसमें क्या है, इसका आंसर वैसे तो सी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विच प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन बात करता है आपका कि दैट वन पर्सन में स्यू और डिफेंड, यानी कि मान लो 10 या 10 से ज्यादा आपके वो है, क्या कहते हैं, प्लेंटिफ है, और 10 से ऊपर आपके डिफेंडेंट है। अब ये 10 के 10 तो कोर्ट जाएंगे नहीं, तो ये क्या करेंगे, एक को रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे। किसके तहत? ऑर्डर 1 रूल 8 के तहत। ठीक है, तो उस केस कर प्लेंटिव की तरफ से भी कोई, प्लेंटिव्स की तरफ से भी कोई डिफेंड वो जा सकता है आपका, क्या कहते हैं, आपका रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है, और डिफेंडेंट की तरफ से भी कोई रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है। कौन सा सेक्शन ऑर्डर के तहत? ऑर्डर 1 रूल 8 के तहत। ठीक है, हु इज नेसेसरी पार्टी इन मध्य प्रदेश अंडर ऑर्डर 1 रूल 3B कोड सिविल प्रोसीजर कोड बाय लोकल अमेंडमेंट? वहां की लोकल अमेंडमेंट के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर स्टेट गवर्नमेंट है, तो लोकल है, इतना वो नहीं है, एमपी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी इन अ सूट विल लीड टू किसको करेगा? यानी कि अगर मान लीजिए कोई नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी, यानी कि कोई नेसेसरी पार्टी है, आपने उसको ज्वाइन नहीं करवाया, नॉन ज्वाइंटर करवा दिया, तो उस बेस पे आपका क्या होगा? केस डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, केस डिसमिस हो जाएगा। नोट डाउन करने वाली बात है, नोट करिए। ठीक है, अगला हमारा रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑर्डर 1 रूल 8 मे बी परमिटेड बाय द कोर्ट व्हेन, कब परमिटेड करा जा सकता है? न्यूमरस ऑफ पर्सन हैव द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, यानी कि कोर्ट परमिट तब करेगी, पहली बात तो परमिट बाय द कोर्ट होगा, और किस बेसिस पे होगा आपका? न्यूमरस ऑफ पर्सन हैव द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, बहुत सारे लोगों का, न्यूमरस मतलब बहुत सारे लोगों का सेम इंटरेस्ट है इन वन सूट में, तो ही, तो इसका आंसर क्या है? सी। A suit filed in representative capacity can be withdrawn or compromised and abandoned, etc. by the plaintiff, यानी आफ्टर नोटिस ऑल द परसेंटेज। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सूट फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, जो रिप्रेजेंटेटिव है, मान लो दिशांक को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया डिफेंडेंट्स ने या प्लेंटिफ ने बना दिया। ठीक है, प्लेंटिफ की तरफ से मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हूँ, बहुत सारे प्लेंटिफ्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑर्डर 1 रूल 8 के तहत। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उनके ब्याह पे केस को विड्रॉ भी कर सकता हूँ, कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता हूँ, एंड अबेंडेंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये तीनों चीज कर सकता हूँ। ठीक है, बाय द प्लेंटिफ। ठीक है, अगर मैं प्लेंटिफ्स का क्या हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उनके ब्याह पे मैं कर सकता हूँ। कब कब कर सकता हूँ? आफ्टर नोटिस टू ऑल द पर्सन इंटरेस्टेड, तो मुझे उन सब लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे मान लो 10 लोग, ये सारे प्लेंटिफ है। ठीक है, अब इनकी तरफ से मैं एक रिप्रेजेंटेटिव जा रहा हूँ, तो मुझे इन सबको बताना पड़ेगा कि मैं केस को विड्रॉ कर रहा हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, अबेंडेंट कर रहा हूँ, देन मैं आपका केस को विड्रॉ कर सकता हूँ, कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ उनके भी आपके। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन फाइलिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑर्डर 1 रूल 8 ऑफ सीपीसी? तो इसमें से कौन सी चीज नहीं है? रिटर्न परमिशन ऑफ दोज हु आर बीइंग रिप्रेजेंटेड इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें से कौन सी चीज रिक्वायर्ड नहीं है इन फाइलिंग रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑर्डर 1 रूल 8 के तहत? रिटर्न परमिशन लेने की, दोज हु आर बीइंग रिप्रेजेंटेड। ठीक है, मतलब देखो ये चीज क्या कह रहा है, ये आपका देखा जाए तो नोट डाउन करो कि ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल है रूल 1 8 के लिए। बाकी की चीजें क्या, कि पहले तो न्यूमरस ऑफ पर्सन होने चाहिए रूल 1 8 के लिए, सेम इंटरेस्ट होना चाहिए, लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो रिप्रेजेंटेटिव बनाएगी या नहीं बनाएगी, और ये वाली जो चीज है डी, वो इतने रिक्वायर्ड नहीं है।
क्या रिटर्न परमिशन ऑफ दोज हु आर बीइंग रिप्रेजेंटेटिव, रिटर्न परमिशन लेकर आने का, ठीक है। तो ये चीज कह रहा है अ सूट अंडर सीपीसी कैन बी फाइल्ड रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी अंडर सेक्शन, आपका इंपॉर्टेंट है रूल 1 ऑर्डर 1 रूल 8, ठीक है। तो इसका आंसर ए है और इसका आंसर क्या था डी, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉट एसेंशियल ढूंढना था, तो नॉट एसेंशियल ये है, ठीक है, डी पॉइंट। अगला है द सीपीसी सूट में बी डिफिटेड ड्यू टू, सूट किस लिए हो सकता है, अगर हमने नोट डाउन करो ये नॉन जॉइंटर को नॉन जॉइंट ऑफ नेसेसरी पार्टी, यानी कि केस में आपका नॉन नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन ही नहीं करवाया। अ सूट में बी डिफीटेड ड्यू टू, डिफीट हो सकता है आपका डिसमिसल ऑफ सूट हो सकता है अगर आपने नॉन ज्वाइंटर करवाया, यानी कि नेसेसरी पार्टी थी, ठीक है। अब मान लो आप सूट फॉर पोजेशन मांग रहे हो, सूट फॉर पोजेशन मांग रहे हो आप किसके खिलाफ, अपने टेनेंट के खिलाफ, और टेनेंट को ही आपने पार्टी नहीं बनाया, ठीक है। टेनेंट जो ओरिजिनल टेनेंट है आपने उसको पार्टी ना बना के दूसरे बंदे को टेनेंट बना रखा है, ठीक है। तो यानी कि आपने नॉन ज्वाइंटर करवा रखा, तो इसका तो फिर क्या होगा, आप केस हार जाओगे। तो इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी। ऑन द अकाउंट ऑफ मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज अंडर ऑर्डर 1 रूल 9, ठीक है, सीपीसी द सूट इज, तो सूट क्या हो जाएगा आपका, कैन नॉट बी डिसमिस, यानी कि आपने ऑन मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर के बेस पे, ठीक है, आपने करवाया, तो सूट आपका क्या होगा, कैन नॉट बी डिसमिस, आपका सूट डिसमिस नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। देखो यहां पर फर्क क्या आया, एक तो वो है मिस ज्वाइंडर, ठीक है, और नॉन ज्वाइंडर, ठीक है। बट यहां पर क्या हुआ था, ऊपर वाले में आपका जो नेसेसरी पार्टी थी, ठीक है, नेसेसरी पार्टी थी, आपने उसको ज्वाइन नहीं करवाया था। यहाँ पे नेसेसरी पार्टी का चक्कर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई पार्टी ऐसी है जिसका नेसेसरी नहीं है, परफॉर्मा पार्टी बन के रह सकता था, आपने उसको ज्वाइन नहीं करवाया, इसलिए इसका आंसर बी है कि वो डिसमिस नहीं होगा। असूट में भी डिफिटेड ड्यू टू, असूट डिफिटेड हो सकता है ड्यू टू किसकी वजह से, नॉन ज्वाइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टी, ठीक है। तो इस एक सोल रीजन की वजह से आपका सूट डिसमिस हो सकता है कि आपने ज्वाइन नहीं करवाया नेसेसरी पार्टी को, ठीक है, ठीक है। नॉन ज्वाइंटर मिस ज्वाइंटर में फर्क होता है, ठीक है। तो इसे भी हम नोट कर सकते हैं। अगला है इंटरवीनर्स आर, इंटरवीनर्स कौन होते हैं, आपके इंटरवीनर्स होते हैं नॉट इंटाइटल्ड टू बी इम्प्लीटेड, जो आपका इंटाइटल्ड नहीं होते इम्प्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, बी। A suit in representative capacity can be filed by the virtue of Order 1 Rule 8 CPC. तो इसका आंसर क्या है, सी। Which provision of the CPC provide that one person may sue or defend on the behalf of other? तो इसका आंसर आप सबको पता है, Order 1 Rule 8, ठीक है। CPC where a person who is a necessary party to a suit has not been jointly as party it is case. CPC क्या है, where a person who is a necessary party, जो necessary party है to a suit not being joined as a party, it is a case of case, क्या केस बनेगा उस पर, नॉन ज्वाइंडर, ठीक है। यानी कि नॉन ज्वाइंडर की डेफिनेशन दे रखी है, नोट डाउन कर लीजिए क्या लिखा है, where a person who is a necessary party, जो necessary party है केस के लिए, बट उसको आपने ज्वाइन नहीं करवाया, तो वो क्या कहलाया जाएगा, नॉन ज्वाइंडर कहलाया जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अंडर provision of the CPC the parties can be struck out, add or substituted, add और substituted करा जा सकता है under order 1 rule 10। नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत क्या हो सकता है, किसी भी पार्टी को आपका स्टक आउट कर सकती है कोर्ट, ऐड कर सकती है, सब्स्टिट्यूट कर सकती है, प्लस माइनस और ब्लॉक, ठीक है, प्लस माइनस ब्लॉक कर सकती है, ठीक है। CPC where a person who is a necessary party to a suit who has not been joined as a party, it is a case of आपका नॉन ज्वाइंटर। तो इसका आंसर क्या है, बी। Objection to as a non-joinder or misjoinder of the parties under order 1 rule 10 under order 1 rule 13 कब लेना चाहिए, should be taken earliest possible, जितने जल्दी हो सके, earliest possible opportunity and shall be invalid, ठीक है। देखो इसका ये अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी कौन सी होती है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले जाना चाहिए, ठीक है। नॉन ज्वाइंटर और मिस ज्वाइंटर का ऑब्जेक्शन सामने वाली पार्टी कोई भी ले रही हो, चाहे प्लेंटिफ ले रहा हो चाहे डिफेंडेंट ले रहा हो, बट आपका क्या है कि इस वाली बात पे देखा जाए तो अगर अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी का देखा जाए तो ये होता है आपका बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ठीक है। बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज को आप कह सकते हैं कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। अगला क्वेश्चन है विच इज अ केस ऑफ विच इज द केस
of which notice to all the person interested in representative suit need not be given. देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज अ केस ऑफ विच नोटिस टू ऑल द पर्सन इंटरेस्टेड इन रिप्रेजेंटेटिव सूट नीड नॉट टू बी गिवन। मतलब अगर देखो ये रिप्रेजेंटेटिव है, मैं मान लो एक केस का रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ प्लेंटिफ्स की तरफ से, तो अगर मैं केस विड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, विड्रॉ अबेंडन कर रहा हूँ या कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, तो मुझे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ऑल द प्लेंटिफ्स। बट अगर मान लीजिए कोई एडिशन हुआ है न्यू डिफेंडेंट का, ठीक है, कोई डिफेंडेंट का न्यू एडिशन हुआ है, तो उसकी जानकारी मुझे देना जरूरी नहीं है बाकी प्लेंटिफ्स को, ठीक है, ठीक है, ये इसका आंसर, एडिशनल टू न्यू डिफेंडेंट इन अ सूट। अ नेसेसरी पार्टी इन वन हुज, अब नेसेसरी पार्टी क्या है, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अ नेसेसरी पार्टी उसी को बोला जाएगा एब्सेंस नो अदर कैन बी मेड इफेक्टिवली, ठीक है। अ नेसेसरी पार्टी वन हुज एब्सेंस नो ऑर्डर कैन बी मेड इफेक्टिवली, यानी कि अगर उसकी एब्सेंस में कोई भी ऑर्डर सुनाया गया तो वो आपका काम का नहीं है, ठीक है। मान लो मेरे को प्रॉपर्टी डिमोलिश करवानी है, और प्रॉपर्टी डिमोलिश करवाने के लिए मैंने एमसीडी कोई पार्टी नहीं बनाया, तो कोर्ट कोई भी ऑर्डर दे दे तो उनकी एब्सेंस में वो बेकार है, ठीक है, तो उसे को हम नेसेसरी पार्टी कहेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है अंडर सिविल लॉ द टर्म मल्टी फेयरनेस मींस क्या हुआ कि मिसजॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन एज वेल एज पार्टीज, यानी कि मल्टी फेयरनेस का मतलब क्या हुआ, मिसजॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन एज वेल एज पार्टीज, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी हमारा ऑर्डर 2 फ्रेम ऑफ सूट से रिलेटेड एमसीक्यू शुरू हो रहे हैं। मल्टी फेयरनेस का मतलब क्या हुआ, नोट डाउन कर लीजिए, मिसजॉइंटर कर दिया आपने कॉज ऑफ एक्शन एज वेल एज पार्टीज, यानी कि आपने कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया और आपने पार्टीज का नहीं बताया। राम वॉज डिस्पोजेस फ्रॉम हिज हाउस, राम को क्या हुआ, डिस्पोजेस कर दिया गया उसके हाउस से बाय श्याम फॉर अ ईयर, एक साल पहले। राम फाइल अ सूट फॉर पोजेशन, राम ने एक सूट फॉर पोजेशन फाइल करा अगेंस्ट श्याम बट डिड नॉट इंक्लूड द क्लेम फॉर डैमेजेस इन इट फ्रॉम द, अब इसने श्याम ने क्या करा, did not include नहीं करा claim for a damages in it for claiming damages राम से लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि आपका could not file in a suit, अब वो एक केस दोबारा फाइल नहीं कर सकता, नया केस फाइल नहीं कर सकता। देखो क्या हुआ, राम को एक साल पहले उसके घर से निकाल दिया गया भाई श्याम ने निकाल दिया, ठीक है जी। अब जब श्याम ने इसे निकाला, ठीक है, तो इसने सूट फॉर पोजेशन फाइल करा, सूट फॉर पोजेशन फाइल करने के बाद इसने साथ में डैमेजेस क्लेम नहीं करे, ठीक है, सूट फॉर पोजेशन के साथ इसे डैमेजेस क्लेम करने चाहिए थे, तो यानी कि जो ये एक सूट लेकर आ रहा है उसमें सूट फॉर पोजेशन प्लस डैमेजेस का केस लेकर आना चाहिए था, पर क्या करता है कि ये डैमेजेस को ना लाके पोजेशन का केस फाइल करता है सिर्फ सूट फॉर पोजेशन। क्या अब ये नया केस लेकर आ सकता है, आंसर इज नो, क्योंकि सेम कॉज ऑफ एक्शन पे आप नहीं ला सकते, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, बी। अगला क्वेश्चन है रमेश एक करता है, ठीक है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली का, different properties of different persons on different dates after the death of रमेश की डेथ के बाद देखो इस केस में हुआ क्या है कि आपका एक रमेश जो है, ठीक है, वो क्या है करता था, ठीक है, करता था ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, ऑल डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, इसके डिफरेंट पर्संस थे ऑन डिफरेंट डेट्स। आफ्टर द डेथ ऑफ द रमेश की डेथ के बाद सुरेश ने एक फाइल सूट जो ज्वाइनिंग ऑल परचेजेस एज डिफेंडेंट एंड क्लेमेंट दैट रमेश ट्रांसफर द प्रॉपर्टी वेयर देयर इज नो लीगल नेसेसिटी टू डू सो, परचेजेस क्लेमेंट मिसजॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, डिसाइड द वेयर देयर इज अ मिसजॉइंटर ऑफ अ कॉज ऑफ एक्शन, तो देयर इज नो मिसजॉइंटर, तो उस पर कोई मिसजॉइंटर नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो रमेश था, ठीक है, रमेश आपका ज्वाइंट करता था, ठीक है, अब ज्वाइंट करता था प्रॉपर्टी में, तो उसमें क्या करा उसने जो सुरेश ने केस में पार्टी नहीं बनाया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका, इसका आंसर है आपका नो देयर इज नो मिसजॉइंटर, तो इसमें मिसजॉइंटर वाली बात नहीं आती, तो इसका आंसर बी है। अगला विच प्रोविजन इज रिलेटेड टू द जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, जॉइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड क्या बात करता है, तो ऑर्डर 2 रूल 3 बात करता है इस रिगार्डिंग, ठीक है। एज पर दी ऑर्डर 2 रूल 1 एवरी सूट शैल एज फार ए प्रैक्टिकल बी फ्रेम एज टू, किसके थ्रू फ्रेम होने चाहिए आपका, अफोर्ड्स ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन, तो ए एंड बी इसका आंसर है, यानी कि सी। ऑर्डर 2 रूल 2 डज नॉट अप्लाई, किस पे अप्लाई नहीं होता, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ एग्जीक्यूशन पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है, तो ए है इसका आंसर। अब ये क्या है, ए लेट हिज हाउस, ए ने अपना हाउस लेट कर दिया, ठीक है, लेट का मतलब किराए पे चढ़ा दिया, टू बी,
किसको दिया, बी को, ठीक है। अब रेंट कितना था, 12,000 रुपए रेंट था। द रेंट फॉर होल ऑफ द ईयर 2015, 16, 17 इज ड्यू। आपका रेंट जो ड्यू था वो कितना, 15, 16, 17 का ड्यू था एंड अनपेड था। केस यू बी इन 2018, ए ने बी पे केस करा 2018 में, ओनली फॉर द रेंट ड्यू टू द ईयर ऑफ 2016, सिर्फ 2016 के रेंट का लिया, बाकी 15 और 17 का नहीं मांगा। वेदर ए कैन आफ्टरवर्ड्स सूट फॉर अ रेंट ड्यू टू द ईयर ऑफ 15, 17, अब क्या वो बाद में इस पे दोबारा से अलग से केस ला सकता है, तो आंसर इज नो, उस पर अलग से नहीं रखता, क्योंकि ऑर्डर टू रूल 2 ये कहता है कि आपको सारे के सारे क्लेम अभी करने पड़ेंगे अगर आप एक सूट में ला रहे हो, ठीक है, अगर वो सेम कॉज ऑफ एक्शन से अराइजेस हुए तो इसका आंसर है नो, यानी कि बी। अब देखा जाए तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी सेम ही है, ठीक है, तो इसे आप एक बार पढ़ लीजिए, वैसे इसका आंसर डी है। अगला, वेयर अ प्लेंटिफ omits टू sue in a respect of intentionally relinquish or any portion of his claim, he shall not afterwards sue in a respect of same portion or so omitted or relinquish। जो उसने अपना दावा छोड़ दिया उस पर वो लेकर नहीं आ सकता दोबारा केस। ये वाली बात कहाँ लिखी गई थी, ऑर्डर टू रूल 2 में लिखी गई थी, इसका आंसर क्या है, सी, ठीक है, कि अगर आपने अपना कोई दावा पहले केस में छोड़ दिया तो आप उसी दावे के ऊपर जो छोड़ा हुआ दावा था पहले केस में उसके ऊपर दोबारा से केस लेकर नहीं आ सकते, ये सी वाली बात में लिखी गई है। According to Order to Rule 3, CPC, a plaintiff may unite in a same suit several and dash against the same defendant। सेम डिफेंडेंट के ऊपर तभी हो सकता है जब सेम कॉज ऑफ एक्शन हो। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर टू रूल 3 क्या कहता है, प्लेंटिफ में यूनाइट इन अ सेम सूट सेवरल कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। ये लाइट हाउस रेंटली, ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन और इसका आंसर आपका है डी, ठीक है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ कौन होता है, प्लेंटिफ का अब कैन यूनाइट अ सेवरल कॉज ऑफ एक्शन इन द सेम सूट अगेंस्ट द सेम डिफेंडेंट, तो इसका आंसर क्या है, बी, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। विच प्रोविजन ऑफ द कोड डील विद द जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, तो जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन के बेस पे अगर सेम कॉज ऑफ एक्शन के बेस में जॉइंडर करवाना पार्टी को, तो किस में बात करिए, ऑर्डर टू रूल 3 में बात करी गई है, तो इसका आंसर क्या है, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ फॉर अ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल अंडर रूल 2 रूल 6, तो क्या इनमें से कौन सी चीज है जो आपका सेम पे नहीं आएगा, नन ऑफ दी अबव, ठीक है, तो यानी कि देखा जाए तो ऑर्डर टू रूल 6 के ये एसेंशियल्स है, डिले इन द ट्रायल ऑफ कोर्ट, एम्बेरसमेंट इन ऑफ द ट्रायल एंड इनकन्वीनियंस, तो ये 3 इसके एसेंशियल्स है, तो ये एसेंशियल्स है। द प्लेंटिफ वांट्स टू क्लेम सम रिलीफ, प्लेंटिफ को कुछ रिलीफ चाहिए था इन अ सब्सिक्वेंट सूट, सब्सिक्वेंट सूट मतलब जो बाद में प्रीवियसली अपकमिंग मतलब पहले बाद में सेकंड सूट लेकर आए उसमें, ही रिक्वायर्स टू लीव अंडर which of the following provision of the court he requires to leave under, उसे लीव किस में मिलेगी, तो he requires leave the under, तो इसे किस में लीव मिलेगी, आपका ऑर्डर 1 रूल 8 में मिलेगी, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑर्डर 1 रूल 8। अगला है हमारा ऑर्डर 3, रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर्स, रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर, इस पर कोई ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है, ठीक है, तो इसका एक ही है, द टर्म एक्ट ऑर्डर 3 रूल 1 में एंड 2 में the CPC is confined only, किसको confined करता है आपका, to deposing in a place instead of the principal, ठीक है, तो इसका आंसर डी है। Order 4 institution of suits rule 1 and 2, under the CPC every suit shall be instituted by presenting a plaintiff in a duplicate to the court, such officer is appointed in the behalf provide under order 4 rule 1, यानी कि आपका कह रहा है कि every suit shall be instituted by presenting a plaint in a duplicate to the court और such officer, यानी कि जो आपका जो केस होगा प्लेंट होगा वो प्लेंट के थ्रू लाया जाएगा, ठीक है, और डुप्लीकेट टू द कोर्ट, कोर्ट को डुप्लीकेट देनी पड़ेगी, और सच ऑफिसर, ऑफिसर का मतलब यहाँ वकील की बात हो रही है, एंड इट अपॉइंट इन दिस बिहाफ, उसके बिहाफ पे जो हुआ, तो ये बात कौन सा कहता है, ऑर्डर 4 रूल 1 कहता है, ठीक है। अंडर ऑर्डर 4 रूल 1 सब रूल 1 ऑफ सीपीसी अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड व्हेन, कब सूट इंस्टीट्यूट करा जाएगा, तो इसका आंसर प्लेंट इन अ डुप्लीकेट प्रेजेंटेड टू द कोर्ट, ठीक है, तो प्लेंट डुप्लीकेट प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, तो इसका आंसर क्या है, पी। अब हमारा ऑर्डर 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है आपका इशू ऑफ सर्विस ऑफ समन्स एंड रूल 1 से लेकर 30 तक डील करना है इसमें, ठीक है। अंडर सीपीसी अ कॉपी ऑफ अ प्लेंट शैल बी अटैच विद एवरी समन्स, यानी कि हर समन के साथ, हर प्लेंट के साथ मतलब यानी कि हर समन्स के साथ प्लेंट की कॉपी अटैच होना कंपलसरी है, तो इसका आंसर क्या है, ए। समन्स ऑफ सूट कैन नॉट बी सर्व्ड बाय सेंडिंग द समन्स टू अ फ्रेंड और डिफेंडेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, इसी आप देखो समन्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसी पे डिसाइड होता है कि एक्स पार्टी करना है नहीं करना। देखो सर्विस इन अ पर्सन ऑफ द ऑन द डिफेंडेंट, यानी कि सर्विस इन अ पर्सन ऑफ डिफेंडेंट, या तो डिफेंडेंट इन पर्सन को आप समन्स डिलीवर करवाओ, ठीक है, या सेंडिंग द समन्स टू द रेजिडेंस ऑफ अ डिफेंडेंट, या तो डिफेंडेंट के रेजिडेंस पे हो, या थ्रू द पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर, या तो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन हो। तो ये तीन चीजों से होता है एबीसी। बट अगर आपने किसी फ्रेंड, उसके डिफेंडेंट के फ्रेंड को समन्स भेजे तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हमें डी में, नॉट में, कैन नॉट में ढूंढना था, ठीक है, कैन नॉट में ढूंढना था, तो इसका आंसर डी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से दिमाग लगा के सुन लो। A defendant order 5 rule 1 of CPC is required to appear, answer claim and to file return statement within a 30 days from the date of service of a summons, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर। तो इसका आंसर क्या है? सी। तो ये सिंपल सी ये बात कह रहा है कि आपका विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ समन्स, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट यानी कि मान लो रिटर्न स्टेटमेंट आप समन्स डिलीवर कब हुए हैं, फ्रॉम आपके 3 तारीख को, ठीक है, डिलीवर हुए, तो उसके बाद के 30 दिन तक आपको देने हैं, ठीक है, फ्रॉम द डेट। तो 30 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द प्रोविजन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ समवन ऑन द डिफेंडेंट हैज बीन मेड अंडर, कौन से में आपका सब्स्टिट्यूटेड बता रखा है कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, और मतलब सब्स्टिट्यूट सर्विस ऑफ समन्स कौन से प्रोविजन में दे रखा है? आपका ऑर्डर 5 रूल 20 में दे रखा है। दस्ती सम्मन्स फॉर ए सर्विस, दस्ती सम्मन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दस्ती सम्मन्स वाला जो प्रोविजन है वो आपका किस में दे रखा है? दस्ती सम्मन्स का दस्ती सम्मन्स का दे रखा है आपका रूल ऑर्डर 5 रूल 9A में, ठीक है, 9A में दे रखा है। तो इसका आंसर क्या है? ए, ठीक है। तो याद रखिएगा दस्ती सम्मन्स का प्रोविजन किस में दे रखा है? 9A। अब देखो दस्ती सम्मन्स होती है, दस्ती सम्मन्स में होता है कि जो अब बैलिफ होगा, ठीक है, वो खुद स्पेशली जाकर आप उसको दोगे खुद, ठीक है, डिफेंडेंट को खुद सर्व करवाओगे। तो दस्ती समन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर ए है। अगला है ऑर्डर 5 रूल 9(3) में सिविल प्रोसीजर कोड, द एक्सपेंसेस फॉर द सर्विस ऑफ समन्स टू द डिफेंडेंट हैव टू बी बॉर्न बाय, किस कौन बॉर्न करेगा उसको? द प्लेंटिफ। मतलब डिफेंडेंट को जो पैसा भेजना है, ठीक है, उसका जो एक्सपेंसेस होंगे वो कौन बॉर्न करेगा? प्लेंटिफ करेगा। तो इसका आंसर क्या है? ए। The court may also permit the service of summons by the plaintiff in addition to the service of summons by the court, order 5 dash। तो इसका आंसर है आपका 9A। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, आंसर क्या है? बी, ठीक है। कह रहा था कोर्ट में ऑल्सो परमिट द सर्विस ऑफ समन्स बाय प्लेंटिफ इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ समन्स बाय द कोर्ट ऑर्डर, यानी कि सर्विस ऑफ समन्स बाय द प्लेंटिफ के थ्रू भी होता है। देखो दस्ते समन्स का मतलब क्या है कि प्लेंटिफ के थ्रू आपने समन्स भिजवाए हैं, इन एडिशन टू द सर्विस ऑफ समन्स आपका 9A में, ठीक है। तो वो इसकी बात कर रहा है। अगर आप शॉर्ट में बोले तो दस्ती सम्मन की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसमें से ये वाली इनकरेक्ट है, पर हम करेक्ट भी पढ़ेंगे। पहले तो आंसर ही जान लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो आंसर तो ये है क्योंकि इनकरेक्ट है। इसमें क्या लिखा है कि सर्विस ऑफ समन शैल बी मेड बाय द टेंडरिंग अ कॉपी ऑफ देयर ऑफ साइन बाय द लॉयर, ठीक है। तो ये वाली बात आपकी गलत है, ठीक है, शैल बी मतलब इसमें वकील के साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब यहाँ पर क्या है? ये वाली करेक्ट है। तो करेक्ट वाली एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है। करेक्ट वाली में लिखा वेयर देयर इज अ मोर डिफेंडेंट देन वन सर्विस ऑफ समन शैल बी मेड ऑन ईच डिफेंडेंट, यानी कि देयर इज अ मोर डिफेंडेंट, जब बहुत सारे मोर डिफेंडेंट्स है, देन वन सर्विस, एक को भी सर्विस करवा दी, ऑफ द समन्स शैल बी मेड ऑन ईच डिफेंडेंट, तो वो माना जाएगा कि सबको समन्स हो गए हैं। तो इसका आंसर ये करेक्ट वाली बात है। आंसर तो इसका बी ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगला समन्स फॉर द डिफेंडेंट कैन नॉट बी सर्व ऑन हिज सर्वेंट, कि समन्स जो होंगे वो अगर उसके सर्वेंट को डिलीवर हुए तो वो नहीं माने जाएंगे। तो इसका आंसर सी है। ओ सॉरी, ये करेक्ट है, आंसर इसका बी ही है। डिफेंडेंट में एम्पावर एजेंट टू रिसीव समन्स, डिफेंडेंट को एम्पावर कर रखा है कि वो अपने एजेंट के थ्रू भी समन्स रिसीव कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेन का कलर where the defendant is absent, जब defendant is absent है at the time when the service of the summons is sought to be effective on him at his residence, there will be no likelihood of his ability with the reasonable time and in the absence of empowered agent the service may be made on। तो उसके में किस किस को हो सकती है? आपका एनी एडल्ट मेंबर, एडल्ट मेल फैमिली मेंबर, अगर उसके एडल्ट मेल मेंबर को हुआ तो उसको होगी, ठीक है। और दूसरा आपका एनी एडल्ट फीमेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली। मान लो मैं हूं, मेरे खिलाफ कोई समन्स आए हैं और मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है, तो अब मेरे समन्स में मेरे मम्मी या मेरे पापा, जो एडल्ट मेल होगा या एडल्ट फीमेल होगी, उसको डिलीवर हुए हैं, तो माना जाएगा कि मुझे पता चल चुका है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या है, बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर है डी। वेयर अ डिफेंडेंट वाज अवॉइडिंग सर्विसेज, जब डिफेंडेंट जो है वो अवॉइड कर रहा है सर्विसेज को डेलिबरेटली, जानबूझ के, द कोर्ट ऑर्डर सर्विस बाय एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, तो कोर्ट क्या करेगी, एडवर्टाइजमेंट छपवा देगी न्यूज़पेपर में, बट इट डिड नॉट ऑर्डर टू अफिक्स द समन्स इन द कोर्ट हाउस और एट द डिफेंडेंट हाउस, ऑल्सो द प्रोड्यूस अडॉप्टेड इन द कोर्ट इज, तो इसमें क्या होगा, ये रेगुलर माना जाएगा, ठीक है, रेगुलर मतलब यानी कि डिफेंडेंट क्या करा, कोर्ट ने अपने कोर्ट के बाहर नहीं छपवाया, बस न्यूज़पेपर में छपवा दिया, बट नॉट अफेक्ट्स द एफेक्स में करने के लिए मना कर दिया कि समन्स जो है वो अपने कोर्ट के बाहर या हाउस के बाहर, कोर्ट हाउस के बाहर या डिफेंडेंट के हाउस के बाहर नहीं छपाए, पर न्यूज़पेपर में छपवा दिए, ठीक है, सिंपली न्यूज़पेपर पे, तो क्या उसमें क्या होगा, रेगुलर माना जाएगा, ठीक है, इरेगुलर इम्प्रॉपर नहीं माना जाएगा, तो इसका आंसर क्या है ए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीपीसी अ कोर्ट में परमिट द प्लेंटिफ टू इफेक्ट सर्विस ऑफ समन्स बाय हैंड अपॉन द डिफेंडेंट पर्सनली, तो 9A, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है सी।